Hello students, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we are doing chapter number 2 whole numbers. We have also done the exercise 2.1 and 2.2 in our previous video, and I have given the link of that video in my description box, so you can watch it from there. Now we will solve the exercise 2.3. So let's start. Here is our question number 1. Which of the following will not represent ज़ीरो? हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि किसको किन नंबर्स को सॉल्व करने के बाद हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा. ये हमने सॉल्व बाद में करे हैं, ठीक है. सो ये हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में 1 + 0. इट मीन्स 1 में हमने 0 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 आएगा. ओके, विच इज़ नॉट ज़ीरो. सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 0 × 0. अगर हम 2 ज़ीरोज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. एंड सी पार्ट में 0 डिवाइड्स बाय 2. इफ़ वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर देन द आंसर विल बी अ ज़ीरो. सो यहाँ पे भी 0 आएगा. देन डी पार्ट में हमें दिया है 10 - 10 डिवाइड्स बाय 2. 10 - 10 वी ऑल नो दैट इज़ व्हाट? 0. और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. इसका मतलब ये है कि इन सब में से हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 नहीं आया. सो वी कैन सी दैट दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे हमने 1 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आंसर 1 आएगा. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. Now let's see the question number 2, which is if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. यहाँ पे हमसे कहा है अगर हम दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर अगर 0 आता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन दो होल नंबर्स में से एक होल नंबर 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही होल नंबर 0 हैं? कैसे हम इसको देखेंगे? देखते हैं. सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अगर जो भी हमें इसमें कहा है वो कंडीशंस हम रख के देखते हैं. इट मीन्स अगर एक 0 ले लेते हैं हम, एक होल नंबर 0 है, तो क्या उसका प्रोडक्ट 0 आएगा? देखते हैं. 5 इज़ अ होल नंबर मल्टीप्लाई 0, उसमें से हमने एक नंबर ले लिया, इज़ टू 0 ही आएगा. किसी भी नंबर में अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. सो ये एक बात हमारे यहाँ पे प्रूव हो गई. उसके बाद अब दो होल नंबर हैं, दो में से हम कोई सा भी नंबर 0 ले सकते हैं. यहाँ पे हमने सेकंड नंबर 0 लिया था, यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर ले लिया. सो 0 × 39. इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर in 0 then the answer will be a 0 only. So 0 × 39 is also 0. ठीक है. सो ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई कि एक नंबर तो कोई ना कोई 0 होगा ही. हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो इट मीन्स कि उन प्रोडक्ट में से कोई एक नंबर, उन नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 ज़रूर है. बट कैन वी से दैट कि वो दोनों ही नंबर 0 हों? देखते हैं. 0 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा. सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि वो दोनों ही नंबर 0 हो सकते हैं. ठीक है. तब भी आंसर 0 ही आएगा. हमें आंसर यहाँ पे 0 लाने से मतलब है, अब चाहे वो एक 0 हो या फिर 2 0 हो. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई हैं. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ये हमारा आंसर हो गया. Now let's see the question number 3, which is if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example. यहाँ पे हमें यहाँ पे तो 0 था और यहाँ पे अब हमें 1 का चेक करने के लिए बोला है कि अगर हम 1 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास 1 आता है? लेट्स सी. अब इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई थी कि या तो एक नंबर 1 हो
तब उसका प्रोडक्ट 1 आ सकता है क्या, या फिर दोनों ही नंबर 1 हो तब उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, ये अब हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी 5 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 आएगा। तो ये 1 तो नहीं आया, इट मीन्स यही है कि 1 की अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है आंसर में, 1 नहीं आता। सो इसकी एक स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा था कि बोथ द नंबर्स इज़ 1। सो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सो हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाती है कि अगर हम 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा आंसर 1 आएगा। यही हमने यहाँ पे लिख दिया, बोथ ऑफ देम विल बी 1। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, क्या होती है। 728 मल्टीप्लाई 101, यहाँ पे 728 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 101 को हमने 100 + 1 लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। इट मीन्स 728 की पहले 100 में मल्टीप्लाई की, देन प्लस 728 की 1 में मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 72,800 + 728। इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे आंसर आ जाएगा 73,528। सो यही इसका आंसर हो गया। बी पार्ट में हमसे यही कहा है, यहाँ पे भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। 5,437 मल्टीप्लाई 1,001। 1,001 को वी कैन राइट इट एज 1,000 + 1। सो यही किया यहाँ पे हमने। देन अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 5,437 की 1,000 में मल्टीप्लाई की, देन उसकी 1 में मल्टीप्लाई की। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएंगे उनको लिख लिया हमने और उसके बाद उनको प्लस कर दिया। सेम यही प्रोसेस हमें करते जाना है। अब सी पार्ट में भी हम देखते हैं क्या, 824 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे तो अब 100 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो वी कैन राइट इट एज 20 + 5। ओके, 25 को हम 20 + 5 लिख सकते हैं। सो अब 20 + 5 लिख लिया। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। 824 मल्टीप्लाई 20 + 824 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आ जाएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड देन उनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20,600। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 4,275 मल्टीप्लाई 125। 125 को अब हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 125 को आप लोग बोलोगे कि 100 + 25 लिख सकते हैं, बट आप 25 लिखोगे तब भी कैलकुलेशन बड़ी ही हो जाएगी। 100 से तो मल्टीप्लाई कर लोगे ईजिली, देन आपको फिर 4,275 में 25 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब इसको भी हम कम करने के लिए क्या करेंगे, 25 को भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 25 को वी कैन राइट इट एज 20 + 5। सो सबको हमने 125 को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। देन 4,275 की हम पहले 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस इसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद सबका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद हम 3 नंबर्स को प्लस कर देंगे। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5,34,375। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 504 मल्टीप्लाई 35। यहाँ पे हमने 504 को 500 + 4 लिख लिया।
देन उसमें 35 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें आप 35 को भी लिख सकते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, बट उससे भी कैलकुलेशन कम ही आसान होती, बट इससे ज़्यादा आसान हो जाएगी बिकॉज 504 इज़ अ ग्रेटर नंबर। सो अगर हम इसको ही एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ही खोल के लिख लेंगे, इसको ही ईजी करके लिख लेंगे, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो यही हमने यहाँ पे किया है। अब हम 35 की 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर वो हमने लिख लिया, देन इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17,640। सो ये इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न दिया गया है, उसको हमें स्टडी करना है। उसके बाद राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। अब हमें बताना है कि ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, उसके बाद उसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, पहले देखते हैं, स्टडी करते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इजिकल्स टू 9 है। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 इजिकल्स टू 98 है। उसके बाद हमने देखा 123 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 इजिकल्स टू 987। तो यहाँ तक हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे हमने 1 की मल्टीप्लाई की और 1 ही प्लस किया। यहाँ पे फिर हमने एक 2 और लगा दिया और यहाँ पे 1 की जगह 2 हो गया, और यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास आ गए 9, 8। उसके बाद थर्ड में हमारे पास 3 नंबर एक और आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 9, 8, 7 आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 3 के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 के जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 तो सब में सेम ही है, बस आगे नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 8, 7, 6। यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो यही हमने पैटर्न यहाँ पे रीड किया। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, 4 तक हम पहुँच गए थे, देन 5th में 5 भी आ जाएगा और 4 की जगह 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5। इट मीन्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। अब वी कैन राइट इट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ दिस पैटर्न। नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या हो जाएंगे, 5 तक हम पहुंच गए थे, इसके बाद 6 और आ जाएगा और 5 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 8 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो यहाँ 9, 8, 7, 6, 5, 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 5 तक ही था, 5 से एक और कम हो जाएगा क्या 4। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 6 की जगह यहाँ 7 हो जाएगा, इजिकल्स टू डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। So this was the last question of this exercise and of this chapter also. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। And if you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.